चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है इन काले काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकलना करते हैं। यह कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, त्रिलोचन जी द्वारा लिखी गई कहानी है। त्रिलोचन कवि द्वारा लिखी गई यह कविता है और उनके धरती नामक काव्य संकलन में इसको संकलित किया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 कक्षा 11 में इसको दिया गया है। चलिए इसका भावार्थ समझते हैं। चंपा एक लड़की का नाम है जो अनपढ़ है, उसको अक्षरों का ज्ञान नहीं है, वो काले काले अक्षरों को पहचानती नहीं, चिन्ह तिन्ह का पहचानती नहीं है, उसे अक्षर का ज्ञान नहीं, इसे पढ़ना नहीं आता। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है जब कभी पढ़ने लगते हैं तो वो वहां आ जाती है और उनके बोले गए शब्दों को चुपचाप खड़े होकर सुनती रहती है। कौन? चंपा। और ये बात उसे हैरान करती है कि इन अक्षरों में से ध्वनियां कैसे निकलती हैं, आवाजें कैसे निकलती हैं। यानी वह ध्वनि को, शब्दों के जो काले काले अक्षर है उनको देखती है, हैरान होती है और ध्वनि सुनती है और वो खड़ी होकर उनको चुपचाप सुनती है जब वो पढ़ते हैं। कौन? कवि। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस चराता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे जैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। कवि कह रहे हैं कि बड़ी प्यारी लड़की है, सुंदर, वो सुंदर की लड़की है। उसके जो पिता है वो ग्वाला है, उनका नाम सुंदर है और ग्वाला वो होते हैं जो गायों को चराते हैं, गाय भैंस रखते हैं और वो ग्वाले की लड़की है, गाय भैंस पिता रखते हैं उनके और उसकी लड़की है, थोड़ी चंचल है। चंपा चौपाया को लेकर चरवाही कर जाती है, यानी वो गाय भैंसों को ले जाती है और उन्हें घास चराने के लिए लेकर जाती है। बहुत अच्छी है, थोड़ी चंचल है, नटखट है और उधम करती है, यानी शरारतें करती है। वो कैसी शरारतें करती है? कभी तो वो कवि की कलम चुरा ले जाती है, यानी पेन चुरा लेती है जिससे वो लिखते हैं, और कभी कागज को गायब कर देती है। वो शरारतें करती है, इनसे कभी परेशान भी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम करेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब दिन पढ़ना लिखना, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि चंपा को काले अक्षरों से तो कोई संबंध है नहीं, वो जानती नहीं है। तो वो कवि से कहती है कि तुम जब कवि लिखता है तो उसे देखकर चंपा कहती है कि पूरे दिन इन कागजों को गोंधा करते हो, यानी इन पर निशान बनाते रहते हो तुम। क्या तुम्हें ये काम बहुत अच्छा लगता है कि कागजों को तुम काले करते रहते हो, उन पर जो निशान लगाते रहते हो, अर्थात जो लिखते रहते हो, ये तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? उसकी नजर में ये काम कुछ महत्व का नहीं है, काम का नहीं है। तो कवि ये बात सुनकर हंसने लगता है। जब कवि हंसता है तो चंपा चुप हो जाती है। एक दिन जब चंपा आई तो कवि ने उससे कहा, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम करेगा, अर्थात कि कठिनाई के समय में काम आ जाएगा, तुम भी थोड़ा बहुत पढ़ लो। और गांधी जी की तो इच्छा है कि सभी लोग पढ़ना जाने, सब लोग पढ़ लिख जाए और पढ़ना सीख जाए, तो तुम भी पढ़ लो। चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने को कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोना जाओगी, कुछ दिन बालम संग रह चला जाएगा, तब कलकत्ता बड़ी दूर है, वह कलकत्ता कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसे पत्र पढ़ोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है।
तो कवि कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ लो, और वो कहते हैं कि पढ़ने के मैंने उसको उससे फायदे बताए। तो चंपा ने कहा कि तुम पढ़ने की बात मत करो, अगर गांधी जी अच्छे हैं तो पढ़ने की बात क्यों कर रहे हैं। कवि चंपा को पढ़ने की सलाह देता है तो वो मना कर देती, स्पष्ट रूप से कह देती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। और वो कहती है कि तुम पढ़ाई लिखने की जरूरी बात करते हो, लेकिन तुम तो कहते थे कि गांधी जी अच्छे हैं। वो कहती है कि अगर वो पढ़ने लिखने की बात कहते हैं तो वो अच्छे कैसे हो सकते हैं। यानी चंपा को पढ़ाई लिखाई इतनी बेकार लगती है कि उसे लगता है कि अगर वो पढ़ने की लिए बात कह रहा है तो वो अच्छी बात नहीं कह रहा है, वो बेकार बात कर रहा है, क्योंकि पढ़ा लिखा उसको ना तो समझ में आता है और ना ही वो पढ़ना चाहती है। कवि उसको कहते हैं कि मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह होगा तुम्हारा, तुम गौना जाओगी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम गौना करके जाओगी तो पति थोड़े दिन तो तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन फिर तो उसको काम पे जाना है। तो काम पे जाने के लिए वो कलकत्ता जाएगा, कलकत्ता ही वहां का बड़ा शहर है, कलकत्ता चला जाएगा शहर में, फिर वो बहुत दूर रहेगा। तो तुम उसे कैसे संदेशा दोगी, कैसे उसके संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। वो बता रहे हैं कि देखो कितना अच्छा रहता है पढ़ने से कि तुम उसका संदेश दे भी पाओगी, उसकी चिट्ठी पढ़ भी पाओगी, इसीलिए पढ़ लेना बहुत अच्छा रहेगा। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम तुम पढ़ लिख कर कितने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर पड़े। बजर कहते हैं ब्रज पढ़ना, आफत आना। तो कवि चंपा को पढ़ने की सलाह देता है, अलग अलग बात बताता है, तो वह कहती है कि तुम तो बहुत झूठ बोलते हो, और तुम तो झूठ बोलते हो, पढ़ लिख कर भी झूठ बोलते हो, तुम्हें पता है मैं तो शादी ही नहीं करूंगी। तो पढ़ने के बाद शादी करने के बाद संदेश पढ़ने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं शादी ही नहीं करूंगी, और अगर मैंने शादी कर भी ली ना तो मैं तुमको अपने पति के साथ ही रहूंगी, मैं उससे अलग रहूंगी ही नहीं, और मैं कभी उसे कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। चंपा यहाँ तक कहती है कि परिवार वालों को दूर करने वाला जो शहर है ना कलकत्ता, उस पे तो ब्रज ही गिर जाए, उसको तो आफत ही आ जाए, क्योंकि वो ऐसे शहर को पसंद नहीं करेगी जो उसके घर वालों को या उसके पति को उससे दूर करे। तो इस प्रकार कवि त्रिलोचन जी एक ऐसी बच्ची के और कवि के बीच का वार्तालाप बताते हैं जो पढ़ने की इच्छुक नहीं है, जिसे पढ़ना आता भी नहीं है, और उस पढ़ाई को वो ज्यादा महत्व देती नहीं है। चलिए पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर ब्रज पड़े। चंपा नहीं चाहती है कि उसके पति उसको छोड़ के जाए, उसका बालम उसको छोड़ के जाए, पैसा कमाने के लिए दूर हो जाए, तो वो ऐसे शहर पर ब्रज करने की बात करती है, ब्रजपात होने की बात करती है, उसका अस्तित्व भी खत्म कर देना चाहती है जो उसे दूर करे उसके पति से। प्रश्न नंबर 2, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी जी ने पढ़ने लिखने की बात कही हुई। तो चंपा के मन में एक बात बैठी हुई है कि शिक्षित व्यक्ति घर को छोड़ के बाहर चला जाता है और पढ़ाई लिखाई को वो अच्छा मानती ही नहीं है। गांधी जी को वो अच्छा मानती है और वो सोचती है कि गांधी जी ने ये बात कही ही नहीं होगी, क्योंकि गांधी जी तो अच्छे इंसान है, वो पढ़ने लिखने की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से पढ़ने लिखने में ना तो उसका विश्वास है ना उसे पसंद है, क्योंकि उसे लग रहा है पढ़ाई लिखाई परिवार को तोड़ती है, तो वो गांधी जी ने ऐसा कहा ऐसा वो मानती नहीं है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो चंपा एक छोटी सी बालिका है, एक बच्ची है जो काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है, वो चंचल है, नटखट है, शरारती है दिन भर, लेकिन वो पशुओं को चराने का काम करती है। वह जो करना चाहती है वही करती है, जो उसे पसंद नहीं है वो नहीं करती, उसे पढ़ना पसंद नहीं वो नहीं पढ़ती है, उसका पति उससे दूर जाए उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो कलकत्ता को भी पसंद नहीं करती। प्रश्न नंबर 4, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा का विश्वास है कि पढ़ लिख के व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ के परदेश चला जाता है, पैसा कमाने में लग जाता है, परिवार बिखर जाता है, तो वो शिक्षित लोगों को झूठ और बेपरवाह मान रही है,
वो सोचती है कि लोग दूर चले जाते हैं और अपने परिवार से दूर हो जाते हैं और उनकी परवाह नहीं करते। तो ऐसे महानगरों की जो पीड़ा है उसकी वजह से वो कहती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। प्रश्न नंबर ए, कविता के आसपास। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती? तो वो बहुत ही ज्यादा सम्मान से बात करती, कवि को झूठा नहीं बताती और वो पढ़ने की इच्छुक होती कवि से, वो किताबें मांगती पढ़ने के लिए और गांधी जी की बात को भी समझ जाती। प्रश्न नंबर 2, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की जो स्त्री है किस विडंबना की स्थिति को दर्शाया गया है? तो यहाँ पर स्त्री की व्यथा दिखाई गई है कि रोजगार की तलाश में युवक कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में जाते हैं, स्त्रियां और बच्चे अकेले रह जाते हैं। स्त्रियां अनपढ़ रहती हैं, वो पति को चिट्ठी भी नहीं लिख पाती, संदेश नहीं भेज पाती, उनकी चिट्ठी पढ़ नहीं पाती, दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है कि कोई हमारी चिट्ठी पढ़ दो, और उन्हें पति से दूर रहना, वियोग सहना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, संदेश ग्रहण करने और भोजन में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और संपत्ति को भोगना पड़ता है? कल्पना के आधार पर लिखना है। तो जब संदेश नहीं ग्रहण करेगी अनपढ़ लड़की, दूसरों पर निर्भर रहेगी, अपनी बात अपने मन के हिसाब से लिखकर वो अपने पति को भी नहीं पहुंचा पाएगी, कोई संदेश नहीं दे पाएगी, लिखवाना पढ़वाना दूसरों से पड़ता है उससे। तो इन सब बातों से हम ये समझते हैं कि अनपढ़ चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसे कष्ट सहना ही पड़ता है, उसके लिए वो विवश हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, त्रिलोचन पर एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई फिल्म देखिए। तो ये एक एक्टिविटी है, इसे आप खुद से देख सकते हैं। अच्छा है, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे, प्रश्न उत्तर क्लियर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो हमें अपना प्यार दिखा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।